मूवी की शुरुआत में हमें 5 लोग भागते हुए दिखाए जाते हैं जो कि चोरी करने के लिए जा रहे होते हैं। उधर हमें सामान बेचने वाली लड़की दिखाई जाती है जो लोगों के घर घर जाकर सामान बेचती है। असल में ये लड़की भी उन्हीं 5 लोगों की गैंग में शामिल होती है। ये लड़की उन सारी जगहों पर निशान लगा जाती है जिस गाँव में इनको चोरी करनी होती है और फिर ये 5 चोर निशानों के जरिए उस चोरी करने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। जब ये सारे हवेली की चोरी करके भाग रहे थे तभी उस गांव के पहरेदार इन्हें देख लेते हैं, पर ये किसी तरह से वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है सुबह हो गई है और ये सारे इस तिजोरी को तोड़ रहे हैं। इस तिजोरी को तोड़कर सोना निकाल कर ये जवारी के पास ले जाते हैं और जवारी सोने के बदले इनको 2 बोरे अनाज के देता है। असल में ये सारे चोरी अपने गांव वालों का पेट भरने के लिए करते हैं। इधर दिखाया जाता है गांव वाले इन 5 का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर ये सारे चोर गांव पहुंचते हैं और सभी गांव वालों को अनाज बराबर बांटते हैं। इधर गांव वाले एक जख्मी आदमी को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि पहरेदारों ने इसे घायल कर दिया है। असल में उन 5 ने जिस हवेली में चोरी की थी वो एक राजा की हवेली थी और इन्होंने राजा की पत्नी का हार चुराया था। फिर कुछ सैनिक आते हैं और इन गांव वालों को मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे गांव में से किसी ने हमारी रानी का हार चुराया है। ये 5 चोर कहते हैं हमने हार नहीं चुराया और फिर सैनिक इन गांव वालों को बोलते हैं जो भी हमारी रानी का हार वापस करेगा उसको 100 बोरे अनाज के मिलेंगे। ऐसा बोलकर सैनिक वहां से चले जाते हैं। फिर उन चोरों का मुखिया जिसका नाम कालीचरण है वो बोलता है हम उस चोर को ढूंढ के रहेंगे जिसने रानी का हार चुराया है और फिर वो अकेला उस गाँव से निकल जाता है उस चोर को पकड़ने। फिर कालीचरण गाँव जाता है और वहाँ पहरेदारों से बोलता है मैं पश्चिम गाँव से आया हूँ, कोई खबर है क्या? तो एक गाँव का पहरेदार बोलता है हाँ तुम्हारे गांव से एक आदमी आया था, महल का रास्ता पूछ रहा था। कालीचरण झूठ बोलता है, कहता है हाँ वो हमारे गांव का ही था ताकि वो उस चोर को पकड़ सके और फिर कालीचरण उस चोर को उसी गांव में ढूंढने लगता है। कालीचरण उस महल की निगरानी में बैठ जाता है जहां चोर ने चोरी करनी थी। रात हो जाती है। फिर वो चोर महल पर आता है और बंदर की तरह महल की दीवारों पे चढ़कर महल के अंदर चला जाता है और इधर कालीचरण उसका बाहर आने का इंतजार करता है। चोर महल के अंदर जाता है और चोरी करने से पहले वो देखता है एक लड़की रस्सी से लटक रही थी। वो चोर महल से बिना चोरी किए बाहर आ जाता है और बाहर कालीचरण उसका इंतजार कर रहा था और वो कालीचरण को देखकर बोलता है भाई यहाँ चोरी नहीं कर सकते, अंदर किसी औरत ने फांसी लगा रखी है। पर कालीचरण उसे कहता है तुम हमारे चोरनगढ़ गांव का नाम लेकर चोरी क्यों करते हो? और कालीचरण उसे पकड़ कर ले जाता है और एक पेड़ से बांध देता है और उस चोर से रानी के हार के बारे में पूछता है। पहले चोर बोलता है मेरे पास हार नहीं है, पर फिर वो मान जाता है और कालीचरण से बोलता है मुझे खोल दो, मैं बताता हूँ हार कहाँ पर है। कालीचरण उसको खोल देता है। फिर वो चोर उसको वहां पर ले जाता है जहां उसने हार रखा था। कालीचरण उसे पूछता है तुम इतनी बड़ी चोरी अकेले करते हो, हमारे साथ मिलकर चोरी करोगे? और चोर मान जाता है और ये कालीचरण के साथ उसके गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है और कालीचरण इसको अपने साथ गांव ले जाता है, पर गांव के लोग इसको मारने लगते हैं। कालीचरण गांव वालों को बताता है कि इसको मत मारो, ये बहुत अच्छी चोरी करता है, इस अकेले ने ही रानी का हार चुराया था, हम इसको चोरी के लिए अपने साथ रख लेते हैं। गांव वाले बोलते हैं हम ऐसे नहीं मानेंगे, इसको हमारे गांव वालों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, अगर ये मुकाबला जीता तो ये हमारे दल में शामिल हो सकता है। फिर एक मुकाबला किया जाता है जिसमें चोर को अपने कंधे पर गाय का बच्चा लेकर भागना होता है और अगर चोर लाइन तक पहुंचने से पहले गांव वालों की पकड़ में आ गया तो इसको दल में नहीं रखा जाएगा। फिर मुकाबला शुरू किया जाता है। चोर अपने कंधे पर गाय के बछड़े को लेकर भागता है और पीछे गांव वाले उसको पकड़ने के लिए भागते हैं, पर ये चोर गांव वालों के हाथ आए बिना मुकाबला जीत जाता है और गांव वाले उसे अपने दल में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और चोर से उसके बारे में पूछते हैं। चोर अपना नाम बिरजू बताता है और बोलता है कि मैं अकेला रहता हूँ और बिरजू का गांव में घर बना दिया जाता है। फिर कालीचरण रानी का हार वापस करके 100 बोरी अनाज की लेकर आता है। फिर अगले कुछ दिन कालीचरण बिरजू के साथ मिलकर चोरियां करते हैं। एक दिन सारे गांव वाले साथ बैठे होते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है तुम सब खुद को बहुत बड़े चोर समझते हो, मैं एक गांव का नाम बताता हूँ, अगर वहाँ चोरी करके बताओ तो मैं मानूं। 50 सालों से वहाँ कोई चोरी नहीं कर सका, उस गांव का नाम है छतरपुर। कालीचरण उस आदमी की बात मानकर बिरजू के साथ छतरपुर गांव में चोरी के लिए निकल जाता है। छतरपुर पहुंच जाने के बाद वो चोरी करने लगते हैं। चोरी करते समय इनमें से एक आदमी को खांसी आ जाती है और छतरपुर गांव के पहरेदार इनको देख
देख लेते हैं। फिर ये यहाँ से भागने लगते हैं। भागते समय कालीचरण गड्ढे में गिर जाता है, पर बाकी चोरी करने में सफल हो जाते हैं और छतरपुर गांव वाले कालीचरण को पकड़ लेते हैं और उसको बांध देते हैं। उधर कालीचरण के साथी सुबह तक कालीचरण का इंतजार करते हैं, पर वो नहीं आता। सारे साथी बोलते हैं वो मारा गया होगा, चलो हम निकलते हैं। पर बिरजू गुस्से में बोलता है कालीचरण के बिना हम नहीं जाऊंगा। जिसमें गुर्दा है वो हमारे साथ आओ और जो डरपोक है वो औरत के पास जाओ। ये सुनकर सारे कालीचरण के पास जाने को तैयार हो जाते हैं। उधर कालीचरण को छतरपुर गांव वाले मारने वाले होते हैं और तभी बिरजू बैलों के झुंड के साथ वहां पहुंचता है और कालीचरण को वहां से छुड़ा कर ले जाता है। और फिर कुछ दिनों तक कालीचरण का इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद कालीचरण अपनी पत्नी को बताता है चोरी तो ठीक है, पर छतरपुर गांव वाले बिरजू को किसी और नाम से पुकार रहे थे और जल्लाद की तरह देख रहे थे। बिरजू हमसे पक्का कुछ छुपा रहा है। और फिर कालीचरण बिरजू से मिलता है और उससे पूछता है अपने बारे में सब सच बताओ, मुझे अपनी बहन का ब्याह तुमसे करना है। वो तुम्हें पसंद करती है और तुम ही से शादी करना चाहती है। बिरजू कालीचरण को मना करते हुए बोलता है मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ब्याह पहले हो चुका है। फिर दिखाया जाता है आसपास के सारे गांव में एक मुकाबला हो रहा है जिसमें गांव वालों को एक बैल से लड़ना होता है। उस मुकाबले में दूसरे गांव वाले कालीचरण को बोलते हैं तुम्हारे गांव में अगर कोई मर्द है तो हमारे बैल को चित करके दिखाओ। कालीचरण का कोई भी आदमी आगे नहीं आता। बिरजू कालीचरण से बोलता है भैया मैं जाता हूँ, पर कालीचरण उसे ये कहकर मना कर देता है कि तू हमारे गाँव का नहीं है, इसलिए मैं खुद जाऊँगा। कालीचरण जो अभी तक अच्छे से ठीक नहीं हुआ था वो अकेला ही बैल से लड़ने चला जाता है और बैल उसको घायल कर देता है। फिर बिरजू बीच में आ जाता है और बोलता है मैं भी इसी गांव का हूँ, मैं विष्णु का बेटा हूँ। बिरजू भी कालीचरण के गांव का निकलता है और फिर ये उस बैल से लड़ता है और उसको चित कर देता है। जीतने के बाद अचानक कुछ लोग आते हैं और बिरजू को लाठियों से मारना शुरू कर देते हैं। ये छतरपुर गांव के लोग होते हैं जिन्होंने कालीचरण को पकड़ा था। फिर कालीचरण कहता है इसको मत मारो, तुमको चोरी का सामान चाहिए तो वापस ले लो। फिर छतरपुर गांव वाले बताते हैं कि इसको हम पिछले 9 साल से ढूंढ रहे हैं। फिर ये लोग बिरजू को उठा कर ले जाते हैं। बिरजू बेहोश होता है। फिर हमें बिरजू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बिरजू के गांव में एक लाश दिखाई जाती है जो कि बाहर के गांव के आदमी की होती है। बिरजू गांव वालों से कहता है आसपास के गांव से पता करो और पूछो ये लाश किसकी है। फिर ये छतरपुर वालों गांव के पास जाते हैं और ये छतरपुर गांव के मुखिया का साला होता है। वो अपने साले की लाश देखकर गुस्से में चला जाता है और अपने आदमियों को लेकर वापस आता है। फिर उन दोनों गांव में आपस में झगड़ा होता है और उस झगड़े को रोकने के लिए राजा को बुलाया जाता है। फिर राजा छतरपुर के लोगों से पूछता है उनको क्या चाहिए और वो सारे कहते हैं हमें मौत के बदले मौत चाहिए। राजा निर्णय लेता है कि बिरजू के किसी आदमी को जो कि मरने वाले की उम्र का हो उसको बलि देनी होगी, तभी निर्णय होगा। ये बोलकर राजा वहां से चला जाता है। फिर बिरजू के गाँव वाले उस उम्र के सारे लड़कों को अलग अलग रंग का पत्थर देते हैं और बोलते हैं जिसका पत्थर आएगा उसे बलि देनी होगी। और फिर वो पत्थर ऊपर फेंकते हैं और पीला पत्थर आ जाता है जो कि बिरजू का होता है। अब बिरजू को बलि देनी होगी। फिर सारे बिरजू को बलि देने के लिए तैयार करते हैं और राजा छतरपुर के मुखिया को एक कपड़ा देता है जिसमें 30 गांठ लगी होती है और वो कहता है हर रोज एक गांठ खोली जाएगी, जब सारी गांठ खुल जाएगी तो बिरजू को बलि दी जाएगी, तब तक ये आजाद घूम सकता है। इधर बिरजू पता करना चाहता है उस आदमी को मारा किसने था जिसके बदले मुझे बलि देनी पड़ रही है। वो सब जगह पूछताछ करने लगता है। इधर बिरजू के गांव का आदमी जवारी के पास चांदी की कमरबंद जो कि राजा की थी बेचने जाता है, जिसको बिरजू देख लेता है। बिरजू उससे पूछता है ये कहाँ से लिया तुमने, तो वो आदमी बताता है जो अजनबी उस दिन मरा था उसके पास से मिला। फिर बिरजू को शक होता है और वो राजा के पास जाकर उसे बोलता है उस आदमी को मारा तुमने और मेरी बलि क्यों चढ़ा रहे हो। फिर राजा बताता है हाँ उस आदमी को मैंने ही मारा था, वो मेरे महल में इत्र बेचने आया था और मेरी पत्नी पर गलत निगाहें डाल रहा था, इसलिए हमने उसको अपने हाथों से मारा। बिरजू राजा को बोलता है चलो सबको सच्चाई बताओ, कत्ल तुमने किया है। राजा और बिरजू आपस में झगड़ते हैं और उधर बिरजू की बलि देने का दिन होता है और छतरपुर वाले बिरजू के गांव बिरजू को लेने आते हैं और उधर दिखाया जाता है बिरजू राजा को लेकर गांव में आ रहा है। रास्ते में उनका रथ गिर जाता है और राजा वहां से भाग जाता है। बिरजू भी उसके पीछे भागने लगता है, पर यहाँ राजा बिरजू के हाथ आने की बजाय नदी में कूद जाता है और उसके पीछे बिरजू भी
कूद जाता है और राजा का पत्थर से सर टकराता है और वो मर जाता है और बिरजू का पाँव वहीं पत्थरों में फंस जाता है, जिसकी वजह से बिरजू बाहर नहीं आ पाता। बिरजू के पैर पर चोट लगने के कारण बिरजू वहीं बेहोश हो जाता है और कुछ दिनों बाद बिरजू को होश आता है और ये बूढ़ा आदमी बिरजू को बताता है, तुम मुझे नदी के किनारे बेहोश मिले थे। उसके कुछ दिनों बाद बिरजू अपने गाँव जाता है और अपने पिता को सारी बात बताता है। बिरजू के पिता बिरजू को बताते हैं, अगर बलि देने वाला 10 साल तक ना मिले तो उसकी बलि माफ कर दी जाती है, मगर तुम 10 साल से पहले मिल जाओ तो तुमको बलि देनी पड़ेगी। ये सुन के बिरजू 10 साल के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे बिरजू की फ्लैशबैक स्टोरी खत्म कर दी जाती है और छतरपुर वाले बिरजू को बलि देने लगते हैं और वहाँ उसके बेटे को बुलाया जाता है, जिसकी लाश बिरजू के गांव में मिली थी। और बिरजू उस बच्चे को बोलता है, मुझे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, मैं अपनी बलि खुद दे दूंगा। और वो खुद की बलि दे देता है और यहाँ पर मूवी खत्म कर दी जाती है।